Hello everyone, this is Dheeraj Suri. I have been teaching to students of BA Economics Honors here at Prime Academy since 1996, which is almost 30 years. Almost क्या 30 साल हो गए 2026 आज 26 जून 2026 को मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। देखिए आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स 3 का सिलेबस क्या आपको पढ़ना है। 2024 में डीयू ने एक नया करिकुलम लॉन्च किया था यूजीसीएफ के नाम से, और उस समय डीयू ने सिलेबस जो था वो चेंज किया था, सभी कोर्सेज का चेंज किया था। ठीक है, जितने भी कोर्स डीयू चलाता सबका चेंज किया था, इकोनॉमिक्स का भी चेंज किया था। 24 में जो सिलेबस आया था वही 25 में एप्लीकेबल रहा, और आज अभी डेट है 26 जून। आज की डेट तक अभी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने से ठीक पहले डीयू की वेबसाइट पे जाके वापस चेक किया था, कोई नया अपडेट नहीं है। और अगर सिलेबस चेंज हुआ तो हम लोग अकॉर्डिंगली नए सिलेबस में जो चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग लेक्चर्स को अपने अपडेट करेंगे, मगर इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि डीयू जो पहले भी चेंजेस करता रहा है उसमें कोई एक टॉपिक एडिशन या डिलीशन, माइक्रो में बहुत ज्यादा चेंजेस की संभावना नहीं रहती, गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, माइक्रो का सिलेबस तो एजेस से यही चलता हुआ है, कोई अगर टॉपिक कभी एडिशन करते हैं कभी डिलीशन करते हैं, मगर मोटा मोटी जो सिलेबस है वो सेम रहता है। 2024 में बुक्स को चेंज किया था, रीडिंग्स को चेंज किया था। ठीक है, पहले एक बुक चलती रही निकोलसन स्नाइडर, उसकी जगह दूसरी बुक लगा दी। हेलवेरियन पहले भी चलती थी, हेलवेरियन अब भी चलती है। तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बात आपको याद रखनी है कि आपके कोर्स का सबसे स्कोरिंग जो पार्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वो सेकेंड ईयर है, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4। इन 2 सेमेस्टर में जो बच्चे अच्छा स्कोर कर जाएंगे उनका एवरेज स्कोर जो है, ओवरऑल स्कोर जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। सेमेस्टर 1 में क्या होता है, बच्चा नया नया कॉलेज आता है, कॉलेज लाइफ की थोड़ी सी उसके दिमाग में फैंटेसीज होती हैं, तो पढ़ाई पे उतना शायद फोकस नहीं हो पाता। सेमेस्टर 2 आते आते थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन 3 और 4 तक आते आते वो समझ जाते हैं इकॉनर्स इज ए सीरियस बिजनेस, यहाँ पे सीरियसली पढ़ना होगा। और इसीलिए मैंने, और फिर 5-6 में जाके थोड़ा पेपर जो है थ्योरेटिकल हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कम होता है, स्कोरिंग के चांसेस घट जाते हैं। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 याद रखिएगा आपके जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 3 बातें मेनली डिस्कस करूंगा कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात डिस्कस करूंगा कि आपका कोर्स करिकुलम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और तीसरी बात डिस्कस करूंगा कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या आता है। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब एग्जाम पैटर्न पे आऊंगा मैं तो उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा पे आपको। तो देखिए, आपको हमारी जो मैंने वेबसाइट खोली है www.primeacademy.in, वहां पे जब आप जाएंगे तो मेन्यू ऑप्शन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यूजी कोर्सेज में जाएंगे। यूजी कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो मुझे माउस से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये। जब यूजी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इको ऑनर्स M3 पे आएंगे तो ये पेज खुल जाएगा जो मैंने खोला हुआ है, राइट। यहाँ पे जब आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। ये पहले मेन कोर्सेज के लिंक है, जबकि कोर कोर्सेज हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 एंड एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्योंकि मैं आज की क्लास में माइक्रो के लिए बात कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ पे लिंक लगे हैं, देखिए इस सेक्शन में ये जो फर्स्ट लिंक लगा है, प्लीज क्लिक हियर फॉर कोर्स डिटेल्स, यहाँ पे कोर्स डिटेल्स खुल जाएंगी। सेकंड लिंक में डेमो लेक्चर्स हैं, थर्ड में पीडीएफ नोट्स के लिंक्स हैं, फोर्थ में पीवाई के सॉल्यूशंस के लिए। तो अभी हम कोर्स की बात करेंगे। देखो, हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने सब क्विक लिंक्स लगा रखे हैं यहाँ पे। आप डेमो लेक्चर पे क्लिक करेंगे, डेमो पे पहुंच जाएंगे, पीडीएफ नोट्स पे क्लिक करेंगे, नोट्स पे पहुंच जाएंगे। पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से आपके साथ कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान समझिएगा हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले। देखो जी, सबसे पहले तो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स। आपको अभी कोर्स दिखाऊंगा, आपको एक एक टॉपिक का, एक एक कंसेप्ट का सेपरेट वीडियो मिलेगा। ऐसा कोई जंबल नहीं मिलेगा कि पता नहीं चलेगा ये कंसेप्ट पढ़ रहा हूं कि वो पढ़ रहा हूं। हर एक कंसेप्ट का आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे, सॉल्यूशंस के। उस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे, पीवाईक्यू के वीडियो मिलेंगे, मॉक टेस्ट के वीडियो मिलेंगे, सब अलग मिलेंगे।
तो देखो हमने हर कंसेप्ट को, देखो बच्चे के पास बोलते हैं सर मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहता हूँ, डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, शायद मैं साइंस साइड से आया हूँ, या 11th 12th मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, या फर्स्ट ईयर में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो हम ये अजम्पशन लेकर नहीं चलते कि आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। हम हर कंसेप्ट को एकदम स्क्रैच से, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसको एडवांस लेवल तक, जहां तक आपकी नीड है उसके मैं एक स्टेप आगे तक लेके जाता हूं। अभी दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, एक कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो मैंने आपको दिए हैं लेक्चर्स के अंदर, जो यहाँ पे सेमेस्टर 3 में आपसे नहीं पूछेगा, मगर फिर भी दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि बच्चा जो है वो आगे जाकर इकोनॉमिक्स की जर्नी में, हो सकता है एमए इकोनॉमिक्स करना चाहे या और बहुत सारे कोर्सेज में करना चाहे, वहां उसको नीड होगी, तो मैंने दे दिए। और वहां लेक्चर में लिख दिया, ऑप्शनल है, आप चाहे तो पढ़े चाहे तो छोड़े। मेरी एडवाइस है पढ़ लीजिए, पढ़ना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ऑप्शनल होते हैं। इसलिए दिए हैं क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाते हैं। इसमें आपको हमने पहले कंसेप्ट समझाए, कंसेप्ट के बाद हमने जो आपके जो रीडिंग के बैक क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व किया, पीवाईक्यू को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, एमसीक्यूज को सॉल्व किया, ठीक है। उन सब के आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे। ये कंसेप्ट का वीडियो है, ये थ्योरी क्वेश्चंस का वीडियो है, ये आपका न्यूमेरिकल्स का तो खैर बहुत सारे वीडियोस, न्यूमेरिकल्स होते बहुत सारे। माइक्रो में ध्यान रखिएगा, पेपर जो होता है मोर देन 90% पेपर न्यूमेरिकल पेपर आता है। थ्योरी बहुत कम पूछता है, एक आध क्वेश्चन थ्योरी का आएगा, बाकी सब न्यूमेरिकल आएगा। मैं दिखाऊंगा पेपर भी आपको, पेपर दिखाऊंगा भी आपको। ज्यादातर पेपर जो आता है वो न्यूमेरिकल आता है, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं। हर चैप्टर में एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम डील करते हैं, उन सबको सॉल्व करते हैं। एक एक न्यूमेरिकल जो मैं अपने मटेरियल में देता हूँ, सबके वीडियो से सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथ से लिख के दूंगा सॉल्यूशन तो बहुतों को समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, देखिए इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, हर स्टेप हमने वीडियो में करके दिखाया आपको, ठीक है। इसके अलावा हम देते हैं पीडीएफ नोट्स, ये सब दिखाऊंगा अभी आपको। पीडीएफ नोट्स में हम लोग कंसेप्ट्स लिखते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, एमसीक्यूज लिखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे डीयू के अलावा और भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, डीयू में जो अंडर ग्रेड का कोर्स है, इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सेम कोर्स पीजी में आता है, एमए में आता है, ठीक है। तो वहां पे हमें नजर आता है कि उन कोर्सेज के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, वहां नजर आता है इस एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन डीयू के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी यहाँ लगा देते हैं अपने मटेरियल के अंदर कि भाई ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई एग्जाम में जब क्वेश्चन वैसे तो रिपीट होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2-3 साल में एक पेपर ऐसा आता है जो बच्चों को लगता है बहुत मुश्किल हो गया, ये तो सर आउट ऑफ द सिलेबस है क्वेश्चन। तो हम कहते हैं बेटा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और उन्होंने खुद बनाया हो इसका चांस होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, वो देखते हैं कि भाई उस यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन हम यहाँ पे बच्चे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहले ही आपको वो क्वेश्चन कराए होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है जो क्वेश्चन हमारे बुकलेट में रहा है, वैसा ऑब्वियसली नंबर सेम होंगे, सेम नहीं होंगे, आपके नाम सेम नहीं होंगे, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बदलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पीडीएफ में हमारे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जब बच्चों को लगा पेपर डिफिकल्ट है, जो बच्चा हमसे पढ़ के गया था उसने कहा सर ये क्वेश्चन तो आपने करवाया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग लेते हैं लाइव सेशन। जब आप पढ़ते हैं, वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते क्या होगा, हमने वैसे हमको भरोसा है कि हमने एकदम बेसिक से पढ़ाया, एडवांस तक पढ़ाया। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, देखो हर बच्चा अलग, अब उसका टेम्परामेंट है, उसको लगेगा सर ये टॉपिक मुझे वीडियो से समझ में ही नहीं आया, या मेरे को इसमें कुछ क्वेरी है, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूं, तो हम लोग आपके साथ लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। जूम के थ्रू लाइव सेशन कंडक्ट होते हैं, उस लाइव सेशन में आप ज्वाइन करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है 1-to-1 आप डिस्कस करते हैं मेरे साथ, आप पूछते हैं, मैं बताता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे अभी बात कर रहे हैं। अभी तो वीडियो है खैर, लेकिन तब लाइव सेशन होता है, आप बोल रहे हैं उधर से, मैं सुन रहा हूं, मैं फिर करके दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन, आप देख रहे हैं, बीच में आपको जो भी पूछना है पूछते हैं, हम डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। तो लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिव सेशंस मिलते हैं आपको, जहां पे आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं। कई बार बच्चे पूछते सर कितनी आप डाउट क्लास लेंगे, मैं इस पर कोई लिमिट नहीं लगाता हूँ, ठीक है। एज ए टीचर मेरे को बच्चे को सिखाना है, मेरे को ये नहीं देखना कि मैं एक दिन में सिखा रहा हूँ या 10 दिन में सिखा रहा हूँ, मैं डेली क्लास लेने को तैयार रहता हूँ। अगर बच्चा कहता है सर मेरे डाउट्स है, मैं डेली क्लास लूंगा, तो डेली क्लास लेंगे। वो डिपेंड करता है कितनी क्वेरीज बच्चा पूछ रहा है, तो आपको लाइव सेशन मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो है मिलेगा ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। देखिए आप डाउट पूछने के लिए ना बहुत सारे मैकेनिज्म्स है हमारे पास, एक तो ये सबसे बढ़िया तो यही है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन मेरे को कुछ बच्चे ऐसे मिले जो बोलते हैं सर हम लाइव क्लास में नहीं आना चाहते, दे हैव देयर ओन रीजंस, क्या वजह है मैं नहीं जानता हूं, कुछ बच्चे लाइव सेशन में नहीं आना चाहते।
अब लाइव में नहीं आना चाहते तो उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप तो सबके पास है ही आजकल। मेल करते हैं, कुछ बच्चे व्हाट्सएप नहीं करते, मेल करते हैं। तो व्हाट्सएप या मेल करते हैं, हम उनको व्हाट्सएप या मेल पे रिप्लाई करते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई इस बात को हमको लिख के देना चाहिए, लिख के देते हैं, वॉइस नोट बना के देते हैं, तो उसकी जो क्वेरी है सॉल्व करते हैं। लाइव सेशन तो सबसे बढ़िया है, लेकिन जो लाइव सेशन में नहीं आना चाहते उसके लिए, इसके अलावा आप आपस में अपने जो सहपाठी हैं, सहपाठी बोलते हैं ना हिंदी, हाँ सहपाठी, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ के, उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए हर बच्चे के लॉगिन अकाउंट के अंदर हमने एक डिस्कशन फॉरम लगाया। ये डिस्कशन फॉरम क्या है? इसके अंदर आप अपनी जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्यूरियोसिटी है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं, वॉइस नोट अपलोड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें तो आप वहां पे अपलोड करते हैं। जितने बच्चे इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड होते हैं, उन सब के अकाउंट के अंदर वो मैसेज उनको नजर आता है कि इस बच्चे ने ये चीज यहाँ पे डिस्कस की। वो भी अपने विचार उसके ऊपर रख सकते हैं कि हाँ सर, ये मेरे इस बारे में ये विचार हैं। तो एक तरह से वो एक ग्रुप की तरह हो जाता है, एक ग्रुप की तरह हो जाता है, और वहां पे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। क्योंकि देखिए, आप अपनी क्वेरी से तो सीखते ही हैं, लेकिन आप अपने बाकी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी से भी सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब लाइव सेशन का मैसेज आता है सबको आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये इसलिए भी है कि जो बच्चे डाउट लिखना चाहे या कोई बात लिखना चाहे, कोई जैसे किसी के क्लास में, कॉलेज में कोई एक ऐसी बात हुई जो उसको लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए बाकी बच्चों के साथ, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, वो लिखते हैं, बाकी बच्चे पढ़ते हैं कि हाँ जी ये हुआ, ठीक है। अब जब आपने पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, डिस्कस कर लिया, तो अब इसके बाद आपको टेस्ट देना भी जरूरी है, क्योंकि एक फाइनल एग्जाम लिखने से पहले टेस्ट होना जरूरी है। हम टेस्ट यहाँ पे 2-3 लेवल में लेते हैं। एक टेस्ट तो आपके लॉगिन अकाउंट के अंदर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट जो होते हैं वो क्या है, आपके लॉगिन अकाउंट के अंदर लगे हैं, हर चैप्टर के लगे हुए टेस्ट हैं तुम्हारे। आप जिस चैप्टर को पढ़ लेंगे उस चैप्टर के वहां पे लिंक लगा है आपके पोर्टल के अंदर, आपके अकाउंट में लिंक लगा होता है, आप क्लिक करेंगे, क्लिक टू अटेम्प्ट एमसीक्यू टेस्ट, वहां पे आपको उस पेज पे ले जाएगा, टेस्ट वाले पेज पे। वहां हर चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट हैं, 1 बाय 1 टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट मेरे पास आती है। अगर कोई बच्चा लगातार बार बार गड़बड़ कर रहा है टेस्ट में, तो फिर मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, भाई साहब क्या गलती हो रही है आपसे, आओ डिस्कस करें। ये लाइव सेशन इसीलिए है कि उसमें डिस्कस करते हैं कि आपने जो गड़बड़ कर रहे हैं कि वो उसका सुधार हो जाए। एमसीक्यू टेस्ट माइक्रो में एग्जाम में नहीं पूछता है, मैक्रो में पूछता है, मैथ्स में भी नहीं पूछता, सिर्फ मैक्रो में पूछता है एमसीक्यू। लेकिन मैं फिर भी बच्चों को बोलता हूं कि आपको माइक्रो का एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करना चाहिए, मैक्रो का तो करना जरूरी है, क्योंकि मैक्रो में तो 15 क्वेश्चन उसके आएंगे, ठीक है। और मैथ्स में भी करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये 2024 से एमसीक्यू टेस्ट लगे हैं, यूट्यूब तो मेरे वीडियोस पहले के लगे हैं। मैं 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में चिल्ला चिल्ला के वीडियो में बोलता था कि एमसीक्यू जरूर करो, आज नहीं तो कल डीयू एमसीक्यू लगाएगा। क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट जो होता है वो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब्जेक्टिव में तो क्या होता है, आपने 10 स्टेप करे तो उसमें से 8 सही हैं, 2 गलत हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, फिर आप उसका या तुक्का ही लगाएंगे या फिर आपको नहीं मालूम। तो कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए, क्या मैं कंसेप्ट को समझ पाया हूं, एमसीक्यू टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक सबसे पहला लेवल कौन सा है, एमसीक्यू, जो आपके अकाउंट में लगा हुआ है। सेकंड लेवल है जो आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आप कहते हैं सर मेरे तो एमसीक्यू मैंने कर लिया या नहीं कर लिया, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अब आप कहते हैं चैप्टर नंबर 1 मेरा हो गया, मैं इस चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम पैटर्न पे, जैसा मेरा माइक्रो का एग्जाम होगा सेमेस्टर 3 में, वैसा टेस्ट मुझे बना कर दो, मैं करना चाहता हूं। तो फिर जब आप हमको मैसेज ड्रॉप करते हैं, सर इस दिस चैप्टर इज डन, आई वांट टू प्रैक्टिस अ टेस्ट, आई वांट टू अटेम्प्ट अ टेस्ट फॉर दिस चैप्टर, हम उसका टेस्ट बनाकर आपको मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, जो मैकेनिज्म आप चाहते हैं उस पर करते हैं। आप उस टेस्ट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके उसके पिक्चर्स क्लिक करके मेल या व्हाट्सएप जो हमें करते हैं, मैं पर्सनली उस टेस्ट को चेक करता हूं और रिमार्क्स लिखता हूं कि भाई आपने ये बातें सही करी हैं, ये बातें गलत करी हैं, और ज्यादा ग्रे एरियाज हो तो उस बच्चे को बोलता हूं आजा भाई लाइव सेशन में आजा, तेरे से बात करनी है, आओ लाइव सेशन में आओ, बात करनी है कि क्या ऐसी गड़बड़ क्यों कर रहे हो। फिर मैं उसके कंसेप्ट को समझना चाहता हूं कि वो क्या समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। ये दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल है कि जब आपने सेक्शन ए, जो अभी बताऊंगा, अभी एग्जाम में बताऊंगा क्या है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सर मैंने सेक्शन ए पूरा कर लिया, अब मैं पूरे सेक्शन ए का टेस्ट देना चाहता हूं, फिर आपको सेक्शन ए का टेस्ट देते हैं। सेम वही प्रोसेस, हम टेस्ट भेजेंगे आपको, आप सॉल्व करके भेजेंगे, हम चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी का करेंगे,
सेक्शन ए भी हो गया, सेक्शन बी भी हो गया। अब मैं पूरा का पूरा माइक्रो का पेपर का टेस्ट करना चाहता हूं, वो मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो टेस्ट के हमारे पास बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत सारे लेवल्स हैं। एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट हैं और पूरे सिलेबस के टेस्ट। ठीक है, राइट। तो एग्जाम में जाने से पहले आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे, हाँ जी मुझे तो अब क्वेश्चन आ जाए मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने यहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके आपको दिया है कोर्स के अंदर, राइट। ये वो चीजें जो हम अपनी तरफ से आपको देने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया। अब दूसरी बात यहां पे क्या है, इसके बाद मैंने कहा तो मैं आपको दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा कि पहली बात कि हम आपको अपनी कोचिंग में क्या देंगे, डिस्कस किया मैंने आपके साथ। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, फिर बताऊंगा आपको मैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इस वेबसाइट पे जो क्विक लिंक्स लगे हैं यहाँ पे, क्विक लिंक्स को भी यूज करना सिखाता हूं आपको। देखो, अगर आप कोई डेमो देखना चाहते हैं, बच्चा ज्वाइन करने से पहले कहते हैं सर, जैसे जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं, जो रेफरेंस से आते हैं, उनको डेमो नहीं चाहिए होता। कि जो बच्चा, एक फेयर बात है, जो बच्चा नया आता है उसको नहीं पता कि सर आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो। आप कह रहे हो 96 से पढ़ाते हो, मैं आपसे समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा, एकदम फेयर जेन्युइन पॉइंट है। ठीक है, तो उसके लिए डेमो क्लास चाहिए, तो हमने डेमो के लिंक्स यहाँ लगा रखे हैं। आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपको डेमो पे ले आता है। फर्स्ट कुछ चैप्टर्स के डेमो हमने यहाँ पे लगाए हुए होते हैं, आप उन चैप्टर्स के डेमो से पढ़ सकते हैं। फिर हमने PYQ सॉल्व करके स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हुए होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जब आप ये डेमो देख लेते हैं, फिर ये जो ये एरो भाई साहब हैं, ये वाले एरो हैं, इन भाई साहब पे आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करके वापस आपको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इसके अलावा PDF नोट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो PDF नोट्स का लिंक यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक का चैप्टर टॉपिक का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, देखो आपको, जैसे एक चैप्टर का मैं PDF दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर का ही लगा होगा, देखिए PDF आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये PDF आ गया। बजट कंस्ट्रेंट फर्स्ट चैप्टर है आपका, भी दिखाऊंगा। हमने पहले यहाँ पे थ्योरी कंसेप्ट्स डिस्कस किए होते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखे होते हैं, हर चीज को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पसंद करता हूं मैं, ताकि बच्चे का जो प्रैक्टिस का नोट्स का बनाने का जो मेहनत थोड़ा कम हो जाए। हमने सब चीज लिख के दी होती है यहाँ पे। इसके बाद जब ये हो जाता है, नोट्स खत्म होते हैं, हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे आपको, डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऊपर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन DU पूछता है। जैसे मैंने BBE भी लिखा हुआ, क्योंकि ये सेम टॉपिक BBE में भी आता है। अभी ये सेम टॉपिक BA प्रोग्राम में भी आता है, ठीक है। लेकिन वहां पे BA प्रोग्राम में क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे सेम सिलेबस है, अभी मैं रीडिंग दिखाऊंगा आपको, सेम सिलेबस है ऑनर्स का, सेम सिलेबस है प्रोग्राम का। डिफरेंस क्या है, ऑनर्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे 90%, थ्योरी आएगी 10%। प्रोग्राम के सिलेबस में थ्योरी आएगी 90%, न्यूमेरिकल्स आएंगे 10%। ये डिफरेंस है खाली। तो थ्योरी क्वेश्चंस हमने लिख के दिए हैं आपको। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पहला चैप्टर एकदम कह सकते हैं ना पहला स्टेप ही है, तो यहाँ पे बहुत कम कंटेंट है। फिर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो DU ने एग्जाम में पूछे हैं, पहले जितने भी पहले से पूछे हैं, वो हमारे पास सब पुराने पेपर हैं, हम उसमें से यहाँ पे लिखते रहते हैं क्वेश्चंस। और ये जैसे 2008 में आया था, ये टॉपिक किंग इन द बजट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसी का, सिर्फ आजकल तो इसी का क्वेश्चन आता है। तो DU के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने लिख दिए, उसके बाद सब टॉपिक्स के लिख दिए। उसके बाद जो है हमने एक सेक्शन बनाया, क्वेश्चंस फ्रॉम रीसेंट इको ऑनर्स एग्जामिनेशन। अभी हाल फिलहाल में DU जो इको ऑनर्स इस चैप्टर में से पूछ रहा है, उसका एक अलग सेक्शन बना के हम देते हैं। और आपको इस PDF में मिले हुए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियोस के अंदर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहां पर आपको देते हैं MCQs। जैसे मैंने कहा, MCQs माइक्रो में DU के एग्जाम में नहीं पूछता है, मैक्रो में पूछता है, 15 क्वेश्चन आते हैं। मगर मैं फिर भी कहता हूं MCQs करो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे MCQs लिख के देते हैं आपको, और अलग से हम आपको टेस्ट देते हैं। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। टेस्ट इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वहां पे आप जैसे रियल टेस्ट कर रहे हैं, वही होता है। एकदम आपका टाइमर लगा होगा, टाइमर चल रहा होगा, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, वो सब है। अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये तो PDF हो गया जी। इसके बाद जो है PDF के बाद आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा अभी, और बाकी लिंक्स हैं, मॉक टेस्ट के लिंक लगे हैं यहाँ पे। फी डिटेल्स भी जरूरी है भाई, फी डिटेल्स के भी लिंक लगे।
PYQs के लिंक लगे हैं, कोर्स परचेज करना चाहिए उसके लिंक लगे हैं, जो क्लिक करेंगे आपको ले जाएगा। मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एग्जाम पैटर्न पे लास्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे को इंटरेस्टिंग बात करनी है। पहले कोर्स मालूम हो जाए कोर्स क्या है, तभी तो एग्जाम पैटर्न समझ पाओगे। कोर्स भी बताऊंगा अभी। अब देखो ये जो रीडिंग लिस्ट है जिसमें बता रहा था आपको, ये रीडिंग लिस्ट है डीयू ने जो हमें दे रखी है। ये रीडिंग लिस्ट आई थी 2014 में। देखिए यहाँ डेट लिखी है, मीटिंग हेल्ड ऑन 14 में 2014, ये डेट है, ये डेट है 14 में 2014, सॉरी 2024, 14 बोल रहा हूँ 2024। तो उसके बाद अभी डीयू ने कोर्स में कोई अपडेशन किया नहीं है। वैसे नॉर्मली होता है कि जब डीयू एक बार कोर्स देता है तो उसको 2-3 साल चलाता है, लेकिन माइक्रो में तो ऐसा है, एजेस बीत गई हैं, सदियां। एक साल हुआ था 2023, जिसमें पूरा कोर्स पलट दिया था डीयू ने, एकदम से चेंज कर दिया, रीडिंग चेंज कर दी, सिलेबस चेंज, स्ट्रक्चर चेंज कर, सब कुछ चेंज किया था 2023 में वो, लेकिन एक ही साल रहा। 23 से पहले जो सिलेबस था वो 23 के बाद 24 से वापस आ गया। यानी सिर्फ एक साल 2023 के ईयर में जो सिलेबस था वो अलग था, उसके बाद से वापस वही आ गया जो पहले से चल रहा है। ठीक है, एक चीज हुआ था कि पहले जो बुक चलती थी हेल्वेरियन और निकोलसन एंड स्नाइडर, अब बुक को उन्होंने चेंज कर दिया। हेल्वेरियन के साथ उन्होंने बुक लगा दी सेरानो फेल्डमैन। अब फेल्डमैन की बुक वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है ये कहाँ गई, यहीं पर है। ऑसबॉर्न भी आप पढ़ सकते हैं, ऑसबॉर्न, लेकिन अब ऑसबॉर्न जो है ना, अच्छा मैं वो नीचे देख रहा हूँ, ये सेरानो फेल्डमैन, ये ऑसबॉर्न जो है वो अगले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5 में गेम थ्योरी में काम आएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा उसका रोल अब नहीं है। तो इस अदर एक्वाइनेट रीडिंग में लिखा हुआ है, लेकिन ऑसबॉर्न से पढ़ के कोई फायदा आपको होगा नहीं। ये जो लिखी है एस्पिनोला और आना मुनोज, ये आप पढ़ सकते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा हमने क्या क्या आपको दिया हुआ है, कभी आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये तो रीडिंग लिस्ट है, मैंने बताया इसलिए आपको कि बच्चे कई बार बोलते हैं सर कि 2024 की रीडिंग की लिस्ट से आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि डीयू ने उसके बाद दी नहीं है। जब डीयू देगी, अगर कुछ चेंज होगा हम सबसे पहले चेंज कर देंगे, आपको आपको पता चले उससे पहले हम चेंज कर चुके होंगे। ठीक है, तो जब भी डीयू के सिलेबस में चेंजेस आते हैं हम अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। फिलहाल जो हमारे पास प्रेजेंट सिलेबस है, मैंने बताया आज की डेट है 26 जून, तो आज की 26 जून 2026, अभी तक तो यही है। ठीक है, राइट। तो हमको रीडिंग्स कौन कौन सी पढ़नी है, रीडिंग्स पढ़नी है हमको, एक तो मैंने बताया आपको पढ़नी है हेल्वेरियन, ये किताब है हेल्वेरियन। आप बुक चाहे बुक परचेज कर सकते हैं, इसका इसका आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ गूगल से मिल जाएगा, हमें कहेंगे हम दे देंगे। आप चाहें तो इसकी रीडिंग्स जो है, जो फोटोस्टेट शॉप से लेते हैं, पटेल जैसे अपने अपने कॉलेज से आप लेते हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, एक बुक है सिरानो रोबर्टो फेल्डमैन। ठीक है, इसको सिरानो फेल्डमैन बोलते हैं, रोबर्टो सिलानो और एलन फेल्डमैन, दो लोगों ने मिलकर लिखी है, तो सिरानो फेल्डमैन बोलते हैं। ये दो बुक्स आपको पढ़नी, राइट। तो ये हो गया जी, रीडिंग क्या पढ़नी है अपने को, रीडिंग बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कोर्स स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, हमें कोर्स क्या पढ़ना है, क्या कोर्स है जो हमारे को पढ़ना है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर एग्जाम पैटर्न। ये डेमो क्विज लगा हुआ है यहाँ पे, डेमो क्विज, ये लीव साइड क्यों बोल रहा है पता नहीं। इस तरह से क्विज खोलेगा, ये आपको किसी और पेज पे ले गया। अभी शायद वर्क नहीं कर रहा है डेमो क्विज, मैं इसको ठीक करवाता हूँ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस कई बार साइट में आ जाते हैं, ठीक करवाना पड़ेगा शायद। मैं उसको ठीक कर, ये चल आ गया। इसको आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा जी आपका क्या फोन नंबर है, 12345 फोन नंबर डाल दो। ये भी स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट हो गया, ऊपर टाइमर चल रहा है यहाँ पे, ये ऊपर टाइमर चल रहा है यहाँ पे। आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट कीजिए और हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हो गया जी। अब इसके बाद जो मेन आज का डिस्कशन पॉइंट है वो है, अच्छा एक चीज और रहेगी कि आप जब कोर्स बाय करते हैं तो आप कोर्स को विंडोज कंप्यूटर पे चला सकते हैं, किसी एक डिवाइस पे लेंगे, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या एंड्रॉइड फोन पे या टैबलेट पे या एप्पल आईफोन पे, आईपैड पे, मैकबुक, इनमें से किसी भी एक डिवाइस पे एक्सेस आप मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा, जिस पे चाहेंगे उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीवाईक्यू। इससे पुराने भी हैं मेरे पास, 23, 24, 25 से मेरे पास तो सदियों पुराने, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, उससे पहले के भी पढ़े होंगे, लेकिन वो बहुत रेलेवेंट नहीं रह गए क्योंकि सेमेस्टर लगा था 2011 में।
2011 से पहले एनुअल एग्जाम होता था, तो वो तो वैसे भी अब किसी काम का नहीं है आपके। सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था 2011 के एग्जाम से, ठीक है। तो 2011 से आप चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उतना पुराना जाने की जरूरत नहीं, वो हमने वैसे ही आपके मटेरियल में लगा रखे हैं। आपको बेसिकली 2-3 साल के पेपर अगर आपने कर लिए हैं, 23, 24, 25, 23 में थोड़ा सिलेबस मैंने बताया चेंज हो गया था, 22, 24, 25 अब कर लीजिए, 3 साल कर लीजिए, सफिशिएंट है। 23 इसलिए बहुत काम का नहीं क्योंकि 23 में बुक्स ही चेंज हो गई थी, सिलेबस चेंज हो गया था, तो वो सिलेबस अब है नहीं। वो 1 साल के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर था, अलग सिलेबस डीयू लेकर है, अगले साल हटा दिया उसको। खैर, तो यहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेपर जो है खुल जाएगा। अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा आगे जाके, पेपर आपको जब एग्जाम पैटर्न बताऊंगा तो पेपर बताऊंगा। अब कोर्स स्ट्रक्चर क्या है 2026 के एग्जाम में, मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है बच्चों। 24 में जो डीयू ने सिलेबस दिया था उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, आज 26 जून 2026, ठीक है। 26 अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, जब होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। चेंज होगा इसकी पॉसिबिलिटी लेस देन 1%। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 यूनिट्स। पहली यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, सबसे बड़ा सेक्शन यही है आपके कोर्स का, कंज्यूमर बिहेवियर सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट यही सेक्शन है, कंज्यूमर बिहेवियर। इसी को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये हमको पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ना है हेल वेरिएंट से। कहां से पढ़ना है जी? हेल वेरिएंट से पढ़ना है। हेल वेरिएंट इसी बुक से हमको पढ़ने, बुक बताई थी मैंने आपको अभी। हमने क्या किया है, हमने हर टॉपिक को, हर एक टॉपिक को सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करके दिया है आपको। उसके कंसेप्ट को रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर जो थ्योरी क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है। और पीवाईक्यूज जो उसमें आए हैं उनको रिकॉर्ड किया, सबके आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो मिलेंगे। सिलेबस क्या है? पहला टॉपिक है बजट कंस्ट्रेंट। हेल वेरिएंट का चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करना है हमको इसको, ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हेल वेरिएंट। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। फिर शिफ्ट इन बजट लाइन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब कंपैरिजन करते हैं, एक किसी एक को 1 यूनिट मान के उससे कंपैरिजन करते हैं। टैक्सेस, सब्सिडीज एंड रैशनिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चों वो ये है, किंक इन द बजट लाइन। किंक इन द बजट लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अभी से मार्क कर लीजिए। पिछले 2-3 साल से एग्जामिनर इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा इस चैप्टर में से, किंक इन द बजट लाइन के अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहा, यही पूछ रहा है बार बार। थोड़ा सा इसमें एक कह सकते हैं इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, बहुत आसान है, तो इसमें ट्रिकी पॉइंट है ही यही, किंक इन द बजट लाइन। हमने किंक इन द बजट लाइन को डिटेल में डिस्कस किया, शायद 2 या 3 वीडियोस में डिस्कस किया है, उसके अलावा उसके तो खूब सारे क्वेश्चंस कराए। फिर टॉपिक है फूड स्टैम्प प्रोग्राम, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक एक जो टॉपिक है ना, मैंने कहा था मैं बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जाता हूँ। कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे भी आपको दूंगा जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए देता हूँ, वो लेक्चर्स इसलिए देता हूँ तो क्योंकि जो बच्चे आगे का सोच रहे हैं, मुझे इसके बाद आगे जाना है, मुझे इसके बाद एमए की तैयारी करनी है, या और आगे जो इकोनॉमिक्स में बढ़ते ही जाएंगे, ये उनके काम आएंगे। तो ये जो ऑड बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, इंटरटेम्पोरल बजट लाइन है, ये अभी एट प्रेजेंट आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब लेक्चर आपको मिलेगा वहां पे स्टार लगा होगा उस लेक्चर के ऊपर कि भाई ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ऑप्शनल है, पढ़ना चाहो पढ़ो, छोड़ना चाहो छोड़ो, मेरी एडवाइस है पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम थ्योरी क्वेश्चंस देते हैं आपको, जो रिसेंट इको मैंने क्वेश्चंस बताए थे उनके सॉल्यूशन देते हैं, हेल वेरिएंट के बैक क्वेश्चंस देते हैं, और सिरेनो फेल्डमैन भी जो है वो बुक माइक्रो के ऊपर ही है। तो मैंने क्या किया, सिरेनो फेल्डमैन क्योंकि डीयू ने प्रेस्क्राइब कर दी बी, खाली वो सिर्फ सेक्शन बी के लिए, अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 हेल वेरिएंट से, यूनिट 3 जो है वो सिरेनो फेल्डमैन से। तो मैंने सिरेनो फेल्डमैन के क्वेश्चन भी यूनिट 1 वाले जो टॉपिक है वो रिकॉर्ड करके आपको दे दिए, कि खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर उसने वहां से पूछ लिया तो बच्चे कहेंगे सर हमको तो आता ही नहीं, तो आपको पहले से आता होगा। मैंने सिरेनो फेल्डमैन के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको रिकॉर्ड करके आपको दे दिया, ठीक है, ताकि आपको ये, अब देखो आप कहोगे सर ये कोर्स में नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं, भाई एग्जाम में आ गया तो कोर्स तो वही है, बजट कंस्ट्रेंट तो बजट कंस्ट्रेंट ही है, समझ रहे ना। तो जब बजट कंस्ट्रेंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट है, एग्जामिनर ने अगर सिरानो से क्वेश्चन उठा के एग्जाम में डाल दिया तो आप इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते कि आउट ऑफ कोर्स है, बुक्स ही तो डिफरेंट चेंज करी है उसने, ठीक है। तो उस स्टाइल के क्वेश्चन भी आपको करने को मिल जाएंगे, मैंने पूरे क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करके आपको दी, हर चैप्टर की दी है, इसकी नहीं हर चैप्टर की दी है, ठीक है। पहला चैप्टर तो हो गया। सेकंड चैप्टर जो आता है वो आता है प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होती है, ये हमको हेल्थ वेरिएंट से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3। ये जो टाइम लिखा है ना 230 मिनट्स, ये चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बस अभी तक इतने लेक्चर्स हैं, बढ़ गए होंगे, बढ़ जाएंगे, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है।
इसको हम बार बार यहाँ पे अपडेट नहीं करते क्योंकि ये तो फिर बहुत लंबा टास्क हो जाता है। जब आपको कोर्स मिलता है तो आपको जितना लिखे उससे ज्यादा के लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि हम और नई चीज ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, आपको एप्पल पसंद है मुझे ऑरेंज पसंद है, तो प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, प्रेफरेंसेस में कंपैरिजन क्या होते हैं, वो सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उन प्रेफरेंसेस के बेसिस पे इंडिफरेंस कर्व कैसे प्लॉट होती है वो यहाँ पढ़ते हैं। एक कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक बैड्स, इकोनॉमिक न्यूट्रल्स। जो बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ से आए मेरे पास से, मैं उनको वहीं पढ़ा देता हूँ, गुड्स बैड्स न्यूट्रल वहीं पढ़ा देता हूँ, गुड्स क्या है बैड्स क्या है न्यूट्रल्स क्या पढ़ा देता हूँ, उनकी आईसीस भी बता देता हूँ वहां पर उनको। ठीक है, तो खैर ये सेमेस्टर 3 का कंसेप्ट है लेकिन वहां बता देता हूँ, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गुड्स बैड्स न्यूट्रल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस कैसी होती हैं, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती हैं। कई बार आईसीज वेल बिहेव्ड नहीं भी होती हैं, कनकेव भी होती हैं आईसीज, एल शेप्ड होती हैं, लीनियर होती हैं। वो सब कब कब होती हैं, उन सबकी कंडीशंस क्या हैं, वो सब हमने यहाँ पढ़ा है आपको। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक कंसेप्ट है, ये पढ़ा है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि बार बार हम आगे यूज करेंगे। जब तक आप यहाँ से आगे माइक्रो पढ़ते रहेंगे तब तक इसको यूज करते रहेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर जो आता है प्रेफरेंस की प्रॉपर्टीज पे आता है, assumptions पे, और गुड्स बैड्स न्यूट्रल पे आता है। ये दो टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं आपसे। फिर वही एक स्टैंडर्ड फीचर है रीसेंट इको के, मैंने क्वेश्चन थ्योरी के, न्यूमेरिकल्स के, हेल वेरिएंट के, सेरेंडो, ये मैं बार बार बोलूंगा नहीं, मैंने 7 चैप्टर का करके आपको दिए। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स का काम शुरू होता है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने आया तो मुझे मैथ्स के पढ़ा रहे हैं। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं उनकी डेरिवेशन सब मैथ्स से ही होती है, तो मैथ्स पढ़ना जरूरी है। यहाँ से मैथ्स का स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से डेरिवेशन वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। यूटिलिटी, बेसिकली यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस पढ़ने वाले हैं हम। यूटिलिटी फंक्शंस, जैसे मैथ्स में फंक्शन पढ़ते हैं वैसे फंक्शनल फॉर्म में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कार्डिनल क्या होती है, तो बेसिक कंसेप्ट है। फिर एक कंसेप्ट है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। यूटिलिटी फंक्शन तो हमें पढ़ना ही है, हर तरह के फंक्शन पढ़ाऊंगा, कॉब, डगलस, सीईएस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, कोसाई, लीनियर, और भी कई तरह के फंक्शन मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, मैंने नाम लिख के भी दिए यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पे हम लोग एमआरएस की मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन वो पूछता है, बेसिकली मैंने बताया मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है आपसे, या इन फंक्शंस के बारे में कुछ पूछता है, इन फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने को बोल देता है। ठीक है, वो किस तरह की प्रॉपर्टीज है जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी ये तो कॉमन सेट है, थ्योरी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन, पीवाई के सॉल्यूशन, हेल वेरिएंट के सॉल्यूशन, सेरेनो फेल्डमैन के सॉल्यूशन, ये सब चैप्टर में आपको मिलेंगे। इसके बाद ये चैप्टर जो है यहाँ, ये आपने सेमेस्टर 1 में ही पढ़ा था मगर अब इसका थोड़ा सा फ्लेवर बदल जाएगा। वहां थ्योरी में पढ़ते हैं, यहाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको चॉइस बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हेल वेरिएंट चैप्टर का नाम चॉइस रखे, हम चॉइस बोल रहे हैं। वैसे इसका नाम जो है, कंसेप्ट का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जहाँ पढ़ते हैं ना आईसी, जहाँ पे बजट लाइन को टेंजेंट होती है, टेंजेंशियल होती है, वहां पे आपको आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सवाल ये है, सबसे पहली क्लास में पूछूंगा आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हो मगर टेंजेंसी ना हो? क्या टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन है? क्या टेंजेंसी सफिशिएंट कंडीशन है? ये थ्योरी में पूछता है एग्जाम में आपसे। मैंने कहा थ्योरी कम आती है मगर ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, कई बार पूछता है क्या टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन है, क्या टेंजेंसी सफिशिएंट कंडीशन है। ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा फोकस करके समझना होगा। मैंने बहुत विस्तार से डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ इसको, कि कब कब नेसेसरी कंडीशन होगी, कब सफिशिएंट कंडीशन होगी। इन फंक्शन जो हमने पीछे फंक्शन पढ़े ना, अभी अभी ये जो फंक्शंस पढ़े ये वाले, इन फंक्शंस के रेफरेंस से समझाया आपको किस किस के लिए नेसेसरी है, किसके लिए सफिशिएंट है। ये सब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम कई तरह से निकालते हैं, हम ब्रूट फोर्स मेथड से निकालते हैं, हम ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड में बताया, और एक लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज करते हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर आप मैथ्स में पढ़ते हैं, यहीं पे सेमेस्टर 3 में एडवांस एमएमबी के अंदर आएगा लैग्रांज मल्टीप्लायर। तो आप कहेंगे सर मैथ्स, माइक्रो में मैथ्स? हाँ बिल्कुल माइक्रो मैथ्स। हम मेनली यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड यूज करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सामने से कहते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर लगाइए तो लैग्रांज लगाना पड़ेगा। मैंने आपको हर तरह समझाया है, ब्रूट फोर्स से भी, ग्राफिकल से भी, और लैग्रांज से भी, हर तरह के न्यूमेरिकल्स करके आपको दिखाए हैं लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, फिर कंज्यूमर का मैंने ऑप्टिमलिटी बताई है इन सब फंक्शन, लिकॉब डगलस के लिए, क्वासी लीनियर के लिए, किंग आईसीस के लिए, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए, डिस्क्रीट गुड्स के लिए। डिस्क्रीट गुड्स क्या होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए आप जो है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आप मोबाइल फोन लेने गए सर, आपने कहा सर मुझे फोन चाहिए, तो आप
एक फोन ले सकते हैं, आप 2 फोन ले सकते हैं। क्या आप 1.5 फोन बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे आप एप्पल लेने गए, आपने कहा 1.5 किलो सेब दे दे भाई, तो उसने दे दिया आपको 1.5 केजी सेब दे दिया, लेकिन आप 1.5 फोन नहीं खरीद सकते। तो जो ऐसे गुड्स जो कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ही जाएंगे, बीच में कुछ नहीं हो सकता, तो वो डिस्क्रीट है। वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वहां बच्चे अक्सर उलझ जाते हैं डिस्क्रीट गुड में। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, डिस्क्रीट गुड को। कहाँ गया ये रहा, ठीक है। एक जो एग्जाम में क्वेश्चन में कहा ना किंक वाला जा रहा था, तो यहां भी है, अगर बजट लाइन में किंक है तो कंज्यूमर प्रेफरेंस से हमारा इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, इसका बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि किंग के ऊपर तो बहुत मेहरबान है। किंग इन द बजट लाइन के ऊपर एग्जामिनर बहुत मेहरबान है, उसको बहुत पसंद है, तो वो किंग के साथ ये भी अटैच कर देता है, बजट लाइन में किंग के पहले ड्रॉ करके बताओ, और अब बताओ कि इसका ऑप्टिमल पॉइंट कहां पर आएगा। जिसके एन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने करके दिखाए आपको। कॉब डगलस होगा तो क्या होगा, क्वासलिनियर होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, हर तरह क्वेश्चन करके दिखाए। फिर चूजिंग टैक्सेस, लमसम टैक्स लेने चाहिए या फिर पर यूनिट टैक्स लेने चाहिए या एड वैलोरम टैक्स लेने चाहिए, उन सबके केस में न्यूमेरिकल्स क्या बनेंगे। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी पूछता है कई बार, लेकिन न्यूमेरिकल तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। एक और जो कंसेप्ट है जो आजकल एग्जामिनर को बहुत पसंद है, और वो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। नोट कर लीजिए इसको, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को। वो आपसे ऑप्टिमाइज करने के बाद इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने को बोलता है। और आप एक वहां पढ़ते हैं मैथ्स में कंसेप्ट एनवेलप थ्योरम का, उसको भी यहाँ पे यूज करवाता है, एनवेलप थ्योरम को भी यहाँ पे यूज करवाता है। तो सब न्यूमेरिकल्स मैंने करके दिखाए आपको। तो यहाँ पे एडवांस एमएमई जो आप पढ़ रहे हैं वो आधी तो यहीं यूज हो जाएगी, यहीं खर्च हो जाएगी, जितनी वहां सीखेंगे यहाँ खर्च यहाँ हो जाएगी हमारी सारी की सारी, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने टॉपिक बताया आपको क्या, एक तो ऑप्टिमैलिटी विद किंग बजट लाइन, और एक बताया आपको क्या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक बताया चूजिंग टैक्सेस। ये 3 टॉपिक बड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि बाकी तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बाकी सब तो बहुत बेसिक है, वो सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए जरूरी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो इनको जरा पूछता है वो। बाकी सेट तो मैंने बता ही दिया, ये सब जगह मिलेगा आपको, थ्योरी क्वेश्चंस के वीडियोस, न्यूमेरिकल के वीडियोस आपको मिलेंगे, रीसेंट इकॉनॉमिक्स एग्जाम के वीडियोस आपको मिलेंगे, हेल्थ वेरिएंट के बैक क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलेंगे, सिरेंडो फेल्डमैन के वीडियो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारे पास वो है डिमांड फंक्शंस। बेसिकली आप कहेंगे सर डिमांड तो सेमेस्टर में पढ़ा था हमने, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, ठीक है, एंजल कर्व क्या है, इनकम ऑफर कर्व क्या है, प्राइस ऑफर कर्व क्या है। पहले तो कंसेप्ट पढ़ना है उसका, और फिर उन सबकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस पढ़नी है, उन सब यूनिटी फंक्शंस के लिए पीछे हम डिस्कस किए थे आपके साथ। थ्योरी में भी पूछ सकता है आपसे, आपसे एंजल कर्व पूछता है एग्जाम में, थ्योरी में आपसे एंजल कर्व की प्रॉपर्टीज पूछता है, ड्रॉ करने को भी बोलता है, ग्राफ में बना के बताइए कैसा है, ठीक है, आपसे यूनिटी फंक्शन देता है और उसके एंजल कर्व ड्रॉ करने को बोलता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सा जो है चैप्टर है। और एक और बात बताता हूं, ये जो चैप्टर है ये एक माइलस्टोन की तरह है, मील का पत्थर, क्योंकि यहां पे मैं डिमांड फंक्शंस को डिराइव करूंगा, और जब मैं एक बार डिमांड फंक्शंस को डिराइव कर लूंगा तो यहां से आगे जो चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूं उनमें इन सबको मैं यूज करूंगा फिर। तो यहां मैंने यहां पे डिराइव करने हैं क्या, डिमांड फंक्शन, और जब मैंने एक बार डिराइव कर लिए तो फिर इनको मैं आगे रिकॉल करूंगा अगले चैप्टर्स के अंदर, बार बार इनको यूज करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। यहाँ पे डिमांड फंक्शंस पहले ही टॉपिक है, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर तो क्या थ्योरी पार्ट है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम थ्योरी पार्ट है। ये इसकी डेरिवेशन पूछता है आपसे, थ्योरी में पूछता है आपसे, फंक्शन देके उसको पूछता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो ये इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने आगे लिख दिया, यहाँ मार्क करता हूँ, ये देखिए ये जो है इन सब फंक्शंस के लिए पूछता है, इनकम ऑफ एंजल इन सब फंक्शन के लिए बताइए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी 2025 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, होमोथेटिक प्रेफरेंस का, कई बार पहले भी आया, और मैंने 24 का वीडियो आप देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरा, पड़ा यूट्यूब पे वीडियो, मैंने बोला था होमोथेटिक प्रेफरेंस पूछेगा आपसे, मैंने बोला था वहां पे होमोथेटिक प्रेफरेंस पूछेगा, पूछ लिया, ठीक है। अब कहेंगे बच्चे सर आपको कैसे पता था, भाई यही तो एक्सपीरियंस है ना, मैंने कहा 1996 से पढ़ा रहा हूं मैं डीयू के बच्चों को, 1996 से, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस है। होमोथेटिक प्रेफरेंस, एक बार एक बच्चे ने मुझे बोला सर आप 96 से पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा लगते तो नहीं है, कहा, मेरी क्या कहते हैं त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता ठीक है। तो होमोथेटिक प्रेफरेंस ध्यान से पढ़िएगा, ये मैंने मार्क कर दिया, इस पे ये टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, होमोथेटिक ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कर्व। जैसे इनकम ऑफ अ कर्व था, यानी इनकम चेंज होने पे क्या फर्क पड़ेगा, अब प्राइस चेंज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस ऑफ अ कर्व पूछता है आपसे वो।
इसी से बनती है फिर डिमांड कर्व। प्राइस ऑफ अ कर्व से डिमांड कर्व की डेरिवेशन होती है, वो भी सिखाई है, वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहले प्राइस ऑफ अ कर्व सीखेंगे, उससे फिर डिमांड कर्व कैसे बनती है वो सीखेंगे, सबके लिए, कॉफ डगलस, क्वासी लीनियर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, दिस दैट, बहुत सारे फंक्शन के लिए सीखेंगे। ठीक है, ओके। इनवर्स डिमांड फंक्शन है, लेकिन इनवर्स डिमांड फंक्शन ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने बताया आपको अभी। हाँ, तो ये टॉपिक्स ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिमांड फंक्शन फॉर सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्स भी है, वो वो उसमें आप पूछता है ज्यादातर, एडवांस एमएमई के अंदर जो चैप्टर है ना कंपैरेटिव स्टैटिक्स का, उसमें पूछता है। यहाँ नहीं पूछता, यहाँ कम पूछता है, वहां ज्यादा पूछता है। ये मिक्स चल रहा है, मतलब एक मिक्स मैच चल रहा है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स यहाँ भी है, एमएमई में भी है, सेम चल रहे हैं, कोई यहाँ पूछता है, कोई वहां पूछता है। तो ये जो है ना, ये वाला टॉपिक डिमांड फंक्शन फॉर सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट से ज्यादातर एमएमई में पूछता है, यहाँ कम पूछता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पूछेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी कम है, वहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो अब जो सोसाइटी मैंने बताई दी, बार बार आ रहा है, तो अब नहीं बोलूंगा इसको। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो चैप्टर है ना रिवील्ड प्रेफरेंस, रिवील्ड प्रेफरेंस, ये मजेदार चैप्टर है। आपने जब कोई सामान खरीदा, मुझे पता चल गया आपको क्या पसंद है। जब आपने कुछ खरीदा, मुझे मालूम चल गया आपको क्या पसंद है, ये वो है। आपने जब कोई चीज, कंज्यूमर ने कोई चीज बाय करी, तो मालूम चल गया उसकी प्रेफरेंस क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस है। ये अब कोर्स का पार्ट नहीं है। दिस चैप्टर रिवील्ड प्रेफरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट सिलेबस। 2024 में इसको हटा दिया, उससे पहले हमेशा कोर्स का पार्ट था, 2024 में इसको बाहर कर दिया। सर आप कहेंगे सर बाहर कर दिया तो आप क्यों रखे बैठे यहाँ पे? सर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो चैप्टर है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उनको समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए वार्प क्या है, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, क्योंकि ये कोर्स का ही पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप वार्प और सार्प को नहीं समझेंगे, कम से कम वार्प को समझना जरूरी है, सार्प को चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन वार्प को समझना जरूरी है। उसके बिना जब स्लट्सकी की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो अब डीयू ने क्यों हटाया, क्या वजह थी, मुझे पता नहीं है। ठीक है, उस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जान लीजिएगा यहां से, इसमें इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ था, वो मैंने हटा दिया, वो नहीं रखा। लेकिन ये टॉपिक्स मैंने रखे हैं अभी भी आपके वीडियो सीरीज के अंदर, इसलिए रखे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप इसको पढ़ें, कम से कम वार्प को जरूर पढ़ें। वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, वार्प, WARP, इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इसके बिना स्लट्स की आपको समझ नहीं आएगा, बाइंग सेलिंग समझ नहीं आएगा, दिक्कत होगी। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है, पढ़ लीजिएगा इसको, एग्जाम में नहीं आएगा मगर ये। इसके बाद जो चैप्टर आते हैं ना दो, एक तो स्लट्स की और एक से अगला बाइंग सेलिंग। जब आप ई कॉर्नर्स कर्ज लेंगे या कर्ज के आगे चले जाएंगे, जब आपसे आपके जूनियर मिलेंगे, आपसे पूछेंगे भैया भैया या दीदी दीदी या जो भी नाम से आपको बुलाएं, हम तो सीनियर्स को ऐसे ही बुलाते थे, अब सीनियर्स जेनजी का जमाना है, अब तो जेनजी भी शायद चेंज हो गई, कुछ और चल रही है, पता नहीं, तो कुछ और नाम से बुला सकते हैं। तो जब आप पूछेंगे भाई सेमेस्टर 3 में सबसे मुश्किल क्या था, आप कहोगे भाई सबसे मुश्किल तो ये था, स्लट्स की था, सबसे मुश्किल इससे अगला बाइंग सेलिंग था, बहुत दिमाग खराब करते थे। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूं, हमने इसको इस तरह से डील किया है कि लेक्चर सीरीज कर लेने के बाद और जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं सबके सॉल्यूशन कर लेने के बाद, ये हो नहीं सकता कि आप ये कहते हैं मुश्किल है, आपको मुश्किल लगेगा। समस्या कब आती है, जब बच्चा लेक्चर को 2x स्पीड पे सुनता है, 2x करके, अब एग्जाम में रह गए 10 दिन, टाइम बचा नहीं, अब 2x पे सुनना है, फटाफट से सुन सुन के खत्म कर देना है, नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर को तसल्ली से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा चैप्टर का आपको, इसमें सब क्वेश्चन, वही डिमांड फंक्शन, पहले तो यूटिलिटी फंक्शन आएगा, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, फिर डिमांड फंक्शन आएगा, और फिर डिमांड फंक्शन को यूज करके आगे मुझे प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना है इनकम इफेक्ट में और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। पहले तो उसकी डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, स्लट्स की इक्वेशन की, एग्जाम में आई भी हुई है, आगे भी आ सकती है, हमने करके दिखाई है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हर तरह के यूटिलिटी फंक्शन को, कॉफ डगलस को और CES को, क्वासाई लीनियर को, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को, इन सब के फंक्शंस को हमने इनके प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करके दिखाया, एक एक कम से कम 7-8-10 क्वेश्चन करके दिखाए, तो खूब सारे क्वेश्चन इसके अंदर। ये बहुत बड़ा, इस ये 786 मिनट में मत जाइएगा, इसका सीरीज बहुत बड़ी है।
ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे लेक्चर ऐड हो चुके हैं इसके बाद तो, ठीक है। तो ये टाइम लेगा आपका, स्लट्सकी डिकम्पोजिशन मेथड जो है टाइम लेगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें कंपनसेटेड डिमांड कर्व है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। रिबेटिंग टैक्स है, इसको थ्योरी में पूछता है, इसका एक डायग्राम बनता है कि टैक्स रिबेट करने पर कंज्यूमर जो है उसको नुकसान हो जाता है, गवर्नमेंट जब टैक्स में रिबेट देती है उसको नुकसान होता है, तो उसका एक पूरा डायग्राम है, पढ़िएगा। ये जो है रिलेशनशिप बिटवीन लास्ट डिमांड एंड एक्सपेंडिचर, ये एग्जाम में नहीं पूछता, मगर मैंने डाला इसलिए हुआ है क्योंकि जब वही बात है, आगे जब आप जाएंगे तो आपके काम आएगा, जो एमए की तैयारी करेंगे या जो फर्दर कोर्सेज करेंगे, कोई नेट इकोनॉमिक्स करेगा, कोई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाएगा, तो वहाँ ये काम आएगा, इसलिए डाल के रखा हुआ है। एक है हिक्सियन डिकम्पोजिशन, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। दो मेथड्स होते हैं, एक तीन होते हैं, स्लट्सकी, हिक्सियन और कैल्डोर। कैल्डोर तो क्या है, इकोनॉमिक्स के कोर्स में ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर हम इको ऑनर्स डीयू से करके बाहर निकल गए, ये कैल्डोर कौन है, हमने नाम नहीं सुना इसका, और अब हम जब मास्टर्स करने आए तो कैल्डोर कैल्डोर चिल्ला रहे हैं और पूछ रहे हैं तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं कैल्डोर को। तो हमने कैल्डोर भी डाल रखे, तो हमने हिक्सियन भी डाल रखे और कैल्डोर भी डाल रखे। कैल्डोर एग्जाम में नहीं आएगा, डीयू के एग्जाम में कैल्डोर नहीं पूछेगा आपसे। क्यों नहीं पूछेगा, कोर्स में ही नहीं है। तो कहोगे सर आपने क्यों डाला, बता दिया मैंने आप क्यों डाला, आगे की तैयारी करने के लिए डाला, ठीक है। हिक्सियन एग्जाम में आता है, स्लट्सकी एग्जाम में आता है, इन दोनों को हमने करके दिखाया। एक के स्पेसिफिक वर्सेस लमसम टैक्सेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। एक टॉपिक है कंपनसेटिंग वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन, ये भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कंपनसेटिंग वेरिएशन इक्विवेलेंट वेरिएशन कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर ये इतना मजेदार टॉपिक है और इतना सिग्निफिकेंट टॉपिक है जो स्लट्सकी के साथ ही कनेक्ट होता है, तो मैं रह नहीं पाया, मैंने रिकॉर्ड किया और बच्चों को दे दिया, और वो बता दिया कोर्स का पार्ट नहीं है, आप चाहो पढ़ो चाहो छोड़ो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने करके दिखा दिया आपको। और जो देखो फ्यूचरिस्टिक जो सोच रखते हैं, जिनको आगे फर्दर स्टडीज में, बार बार कोर्सेज का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो फ्यूचरिस्टिक को सोच अगर आप किया तो कर लीजिएगा, और आपको लगता है इकोनॉमिक्स के बाद मुझे तो एमबीए करनी है या किसी और लाइन में जाना है, तो फिर छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। लास्ट का सेट तो वही है जो हर चैप्टर बताया मैंने आपको। इसके बाद चैप्टर जो आता है बाइंग एंड सेलिंग, बाप रे ये भी खतरनाक चैप्टर है, खतरनाक। इसमें दो पार्ट्स हैं इसमें, एक तो पार्ट है जहां पे हम नेट डिमांड निकालते हैं, ग्रॉस डिमांड निकालते हैं, नेट डिमांड निकालते हैं, एक तो पार्ट हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है वहां पे लेबर सप्लाई के ऊपर है कि वर्कर जो कितनी सप्लाई देंगे। इसका कनेक्शन जो है ना वो मैक्रो में भी जुड़ेगा, जब आप मैक्रो आगे पढ़ेंगे वहां भी जुड़ेगा। तो लेबर सप्लाई वाले सेक्शन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है, थ्योरी इसके थ्योरी एग्जाम में पूछेगा चांस कम है, यहाँ न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, इसका न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है, मगर थ्योरी को समझेगा, क्योंकि जब आप मैक्रो में पढ़ेंगे लेबर को, तो वहां ये जो आपका यूज केस है वहां पे काम आएगा आपके, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे ग्रॉस डिमांड नेट डिमांड निकालना पूछता है, और सबसे मुश्किल स्लट्स की जब यूज होती है तो यहाँ पे एक और इफेक्ट आता है, वहां तो क्या था, प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने थे, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ पे एक एंडोमेंट इनकम इफेक्ट अलग से आ जुड़ जाता है, और वही जो है दिमाग में खुराफात कर देता है, और उसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है, और डायग्राम में इतनी सारी लाइन डलती हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, खूब सारी लाइन डलती हैं, खूब सारी बज लाइन बनती हैं, तो उसको बहुत ध्यान से, जो दो चैप्टर मैंने बोले ना लास्ट के स्लाइड्स की, और इनको ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी मत पढ़िएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक करवा दूंगा, एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट, मेंट में एम के बाद ई की जगह डब्ल्यू लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, जो टाइप करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं। ऑफर कर्व, स्लट्स की इक्वेशन को वापस यूज करते हैं, ये इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है एंडाउमेंट इनकम इफेक्ट का। और एक क्वेश्चन आता है वो ये वाला, जहां पे वो वेज रेट चेंज करके वेज रेट के इफेक्ट को स्टडी कराता है कि आप बताओ इसका वेज रेट चेंज होने से लेबर की सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें इनकम इफेक्ट कितना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात होती है, जब वर्कर पुअर होता है ना, तो वेज रेट बढ़ने पर वो अपना लेबर टाइम बढ़ाता है, ज्यादा काम करता है, लेकिन जब वो अमीर हो जाता है तो लेबर टाइम बढ़ने पर, वो वेज रेट बढ़ने पर लेबर टाइम कम कर देता है। इस वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व बनती है वो बनती है बैकवर्ड बेंडिंग। ये इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी कहानी विस्तार से समझाई है, कहानी की तरह पढ़ाया पूरा, फिर उसका न्यूमेरिकल्स कराएं, डेरिवेशन कराइए, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ओके। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बाकी टॉपिक्स एक दो और भी हैं, उनका इतना एग्जाम रेलेवेंस उतनी शायद ज्यादा नहीं है, ठीक है, बाकी ये सब सेट तो रहेगा ही। फिर यहाँ पे यूनिट 1 खत्म हो जाती है, यूनिट 1 यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद यूनिट 2 आती है, यूनिट 2 में आपसे पूछता है वो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी,
वो एक वेब सीरीज आई थी, रिस्क है तो इश्क है, ये रिस्क वाली कहानी है पूरी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पहली बात तो अनसर्टेनिटी अलग होता है, रिस्क अलग होता है, उनमें क्या डिफरेंस है? ये हमको हेल्वेरियन से पढ़ना, चैप्टर नंबर 12। मैं बताना भूल गया हूँ शायद पीछे ना, मैं बोलना भूल गया, मैंने लिखा हुआ है सब जगह, पढ़ लीजिएगा कौन सा किस चैप्टर से पढ़ना है, हेल्वेरियन का कौन चैप्टर से क्या पढ़ना है, सब लिख के दिया है यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर मेरा ऐसा मानना है कि हेल्वेरिन इज अ ग्रेट ऑथर, हेल्वेरिन वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है इंटरमीडिएट माइक्रो के ऊपर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर है ना अनसर्टेनिटी वाला, ये हेल्वेरिन से ज्यादा अच्छा कुछ और लोगों ने लिखा हुआ है, कुछ और बुक्स हैं जो हेल्वेरिन से ज्यादा अच्छा लिख के बैठी हुई है इस किताब, इस टॉपिक को। तो मेरे ख्याल से इसको किसी और बुक से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलिए हेल्वेरिन से, तो हमने हेल्वेरिन से तो पढ़ाया है। और मेरे मन की भी कुछ इच्छा होती है कि भाई बच्चों को मैं सिखाऊं, कुछ चीजें और सिखाऊं, तो वो भी मैंने डाल दिया, बता दिया कि हेल्वेरिन में नहीं है ये, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको, वो बता दिया हूँ क्लियरली मैंने आपको, ठीक है। मगर वो इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होता है, रिस्क एटीट्यूड्स क्या होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो रिस्क एवर्जन, जिसको रिस्क पसंद नहीं है। एक होता है रिस्क न्यूट्रल, उनको रिस्क ना पसंद ना नापसंद, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक होता है रिस्क लवर, आ बैल मुझे मार। हमारे जब हट्स लाइन में कोचिंग था ना, तो मैं शाम को अक्सर देखता था कुछ बच्चे क्या करते थे, बाइक के ऊपर स्टंट करते थे, बाइक के ऊपर खड़े हो गए और बाइक पे खड़े होकर बाइक चला रहे हैं, पूरे सीधे खड़े हो गए बाइक के ऊपर और बाइक चला रहे हैं। वो रोड पे क्या ज्यादा ट्रैफिक चलता नहीं था, तो उनको हम कहते थे, भाई बच्चों को बुलाते थे बाहर में, आ जाओ देखो तुम्हें दिखाओ रिस्क लवर कौन है, देखो वो देखो सामने रिस्क लवर जा रहे हैं वो लोग, ये रिस्क लवर है, आ बैल मुझे मार, बाइक पे खड़े हुए हैं, आ भाई मेरा एक्सीडेंट हो जा। भाई ये बहुत रिस्की काम है, नहीं करना चाहिए, तो फिर भी लोग करते हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंस है। तो अगर रिस्क अवर्ट हैं लोग, तो उनकी प्रेफरेंस कैसी होंगी, आईसी कैसी बनेगी, उनका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। रिस्क अगर न्यूट्रल है तो उनकी आईसी कैसी बनेगी, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, रिस्क लवर की आईसी कैसे बनेगी, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, सब पढ़ेंगे। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, सर्टेनिटी इक्विलिब्रियम क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन है इंश्योरेंस अगर लिया जाए तो क्या होगा। अब कहें सर इंश्योरेंस, हाँ जी रिस्क है तभी तो इंश्योरेंस है, अगर रिस्क ही ना हो तो इंश्योरेंस किस बात का। जो बात सर्टेन है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता हो कि इस दुकान में आग लगनी ही है, उसको इंश्योरेंस नहीं देंगे। वो रिस्क है ना, हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, तब इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस कितना होगा, कोई आदमी कितना इंश्योरेंस बाय करेगा, सबसे लाख रुपए का सवाल है, कितना इंश्योरेंस आप बाय करोगे। आपको कैसे, मेरा लाख रुपए का सामान है, मैं लाख रुपए का इंश्योरेंस बाय करूंगा, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां समझ नहीं सकते ना, यहां कैसे समझोगे, अभी तो चैप्टर पे पहुंचे नहीं हम लोग। कोई एक कंज्यूमर कितना इंश्योरेंस बाय करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है चैप्टर का, ठीक है। ये जो एरोप्रेट है ये अब हट गया है, ये सेमेस्टर 5 में चला गया है, मैंने रखा हुआ है, ठीक है, यहां से पढ़ लीजिएगा। एरोप्रेट सेमेस्टर 5 में चला गया, यहाँ नहीं है अब, ठीक है, अब यहाँ कोर्स का पार्ट नहीं है। रिस्क स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है, भाई आपको अगर किसी रिस्क की जगह पे जाना है, डर लग रहा है, कहीं जाना है लेकिन डर लग रहा है, रात को बाहर जाना है, कुछ सामान लेने इमरजेंसी में, डर लग रहा है, तो क्या करेंगे, अब भाई तो साथ चलना, मेरे साथ चलना प्लीज, ये क्या है, रिस्क शेयरिंग। रिस्क को आपने स्प्रेड कर दिया। तो रिस्क स्प्रेडिंग के बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, वो थ्योरी क्वेश्चन है वो आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, रिस्क प्रीमियम सर्टेनिटी को कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आता है, और ये आता है इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन, जहां पे कितना इंश्योरेंस आप बाय करेंगे, फुल इंश्योरेंस बाय करेंगे या पार्शियल बाय करेंगे, उसका डायग्राम बनाने को आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये आपने ये नहीं बताया कि इसमें से किस चैप्टर में कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, वो बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न अभी आएगा बताऊंगा आपको, उसके लिए रुकिए, वो तो मजेदार चीज है, उसके लिए रुकिए थोड़ा सा। इसके बाद आती है आपके पास प्रोड्यूसर थ्योरी, ये कंज्यूमर थ्योरी से ऑन एन एवरेज 10-15% मुश्किल टॉपिक है। वो अगर 100% थे तो 115-120% पे मान लीजिए इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनसे ये। लेकिन उनको पढ़े बिना, अगर आपने गलती करी, उनको पढ़े बिना सीधा यहाँ कूद गए, कुछ समझ नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा करे कि मेरे कॉलेज में तो मैंने कंज्यूमर पढ़ा नहीं, प्रोड्यूसर चल रहा है, मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ, समझ ही कुछ नहीं आएगा, उड़ जाओगे। पहले कंज्यूमर पढ़ना फिर प्रोड्यूसर पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें हमें पढ़नी है, और ये हमको पढ़ना है सिरानो फेल्डमैन से, पूरा का पूरा हमको पढ़ना है सिरानो फेल्डमैन से। इसको, इसमें हेल्वेरियन नहीं है, फेल्डमैन है। पहले हम पढ़ते थे निकोलसन स्नाइडर से, निकोलसन एंड स्नाइडर, मेरे पास उसके भी लेक्चर है, निकोलसन स्नाइडर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लेक्चर भी हैं मेरे पास, जो बच्चा चाहेगा उसको दे दूंगा, ठीक है। तो आप चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर फेल्डमैन भी अच्छी बुक है, इसके क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, फिर भी आप चाहें तो स्नाइडर के कर सकते हैं, मना नहीं करूंगा आपको।
तो यहाँ पर आपको एक तो है सिंगल इनपुट मॉडल। देखो क्या होता है कि हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं शॉर्ट रन, एक पढ़ते हैं लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे हम इनपुट, सारे इनपुट्स को चेंज नहीं कर सकते, कुछ को चेंज कर सकते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। जैसे आप रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, आपका फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, कोई आ जाए आपके पास, सर फर्स्ट फ्लोर पे कमरा किराए पे दे दीजिए। आप कहेंगे भाई कमरा है नहीं, दूं कहां से? कमरा बनाने में लग जाएंगे 6 महीने, 6 महीने बाद आना, तो अभी आप इमीडिएटली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे फर्म को चूज करना होता है कि वो सिंगल इनपुट से काम करेगी कि मल्टीपल इनपुट से काम करेगी। इस धरती पे ऐसी कोई फर्म आपको मिलेगी नहीं जो सिंगल इनपुट से काम करती हो, हो ही नहीं सकता। भाई लैंड भी यूज करेगी, लेबर भी करेगी, कैपिटल भी करेगी, रॉ मटेरियल भी करेगी, टेक्नोलॉजी भी करेगी, दिस दैट 36 तरह की चीजें। लेकिन थ्योरी के लिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, थ्योरी अजम्पशन इंपॉर्टेंट। हम मानते हैं कि एक ऐसी फर्म है जो सिंगल इनपुट पे चलती है। तो पहला चैप्टर वही है, सिंगल इनपुट मॉडल। सबसे आसान यही चैप्टर है, इसके अंदर बहुत आसान। सिंगल इनपुट मॉडल हमने पढ़ना है। इसमें प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है अगर, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा। तो ये आसान है क्वेश्चन मगर इसका आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही चैप्टर हैं और यहाँ से 4 क्वेश्चन आने, 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, और 3 चैप्टर, 3 में से 2 करने होते हैं, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है। उसमें से 4 आते हैं, सॉरी गलत बोल गया, उसमें से 4 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है, इसके बाद आता है ये वाला टॉपिक आपका मल्टीपल इनपुट मॉडल। अब अगर हम मल्टीपल इनपुट्स यूज करते हैं तो, अब भाई देखो वैसे तो बहुत सारे इनपुट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इज दैट, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है, मगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 इनपुट्स हैं, लेबर, कैपिटल, वरना क्वेश्चन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2 ही इनपुट यूज करते हैं, लेबर, कैपिटल। उसके ऊपर टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरटीएस बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट कर्व की डेरिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कर्व की डेरिवेशन। कॉस्ट कर्व की डेरिवेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार आता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत बार आता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक तो एमआरटीएस निकालना, कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना, कॉस्ट कर्व डेरिवेशन करना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ये 4 टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, इनका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके जी, अब यहाँ मैंने हेल वेरिएंट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हेल वेरिएंट है नहीं, तो यहाँ पे आपको वही मिलेंगे, रीसेंट को क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलेंगे, और फेल्डमैन के क्वेश्चन मिलेंगे। और लास्ट चैप्टर है, ये है शॉर्ट रन मल्टीपल इनपुट। पहले बात था लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट, अगर शॉर्ट रन में हम यूज करें मल्टीपल इनपुट तो क्या होगा, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ भी कॉस्ट मिनिमाइजेशन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन में, टॉपिक वही है मगर आप शॉर्ट रन में आगे कॉस्ट में थोड़ा मैकेनिज्म फर्क हो जाता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन को डील करने का। शॉर्ट रन में कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे बनेगा, फिर रिसेंट को क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और फेल्डमैन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, पीवाईक्यूज सब दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत पहले से दिए हुए हैं, 16 से भी पहले के भी हैं मेरे पास तो। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, इतना इतना पुराने जगह क्या करोगे, अभी वाले कर लो पहले, उतना ही सफिशिएंट हो जाता है। ये वाले सारे कर लो ना, अगर 16 से 25 तक के सारे कर लिया आपने तो ही उसी में गंगा नहा गए, राइट। तो ये तो हो गया कोर्स। अब इंटरेस्टिंग बात कि एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ मैंने बताया था ना, पेपर लगे हैं, सॉल्यूशन वीडियोस भी लगे हैं। जो देखो ये इसके लिए हैं जो बच्चे कई बार ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मैं कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं खाली पीवाईक्यू पढ़ूंगा, तो वो भी अलग से बाय कर सकते हैं इन लिंक्स पे क्लिक करके। लेकिन मेरे एडवाइस है पूरा कोर्स पढ़ लो भाई पहले, बिना उसके स्कोर, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में क्या कहा था, सेमेस्टर 3 इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सेमेस्टर, 3 और 4, तो यहाँ पे जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, उसमें पूरा कोर्स पढ़ लो। अच्छा जी, अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न क्या है जी, आपका पेपर तो होगा फाइनल पेपर 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का। उसमें यूनिट 1 की मार्क्स 50% है, 2 के 20% है, 3 के 30% है, प्लस माइनस 5%। इसको भूल जाओ, मैं इसको अब इसको पहले जब आया था तब मैंने इस पर फोकस किया था, अब मैं इसको कहता हूँ इसको भूल जाओ, इसकी कोई मतलब नहीं है इसको, क्यों है मतलब नहीं बताऊंगा अभी आपको। एग्जाम में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में वो यूनिट 1 यूनिट 2 मिला के पूछता है, और सेक्शन बी में आपसे पूछता है यूनिट 3। एक बार उसने क्या किया, एक बार उसने कहा जी सेक्शन ए में 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन कर लो, 60 नंबर हो गए, ठीक है। सेक्शन बी में 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन कर लो, 30 नंबर हो गए, 60 + 30 90 हो गया। एक बार उसने कहा ऐसा करो जी 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 18 मार्क्स के, सेक्शन ए में 18 मार्क्स से 3 क्वेश्चन कर लो, 54 मार्क्स हो गए।
और सेक्शन बी में 18 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर लो, 36 मार्क्स हो गए, तो 54 और 36। तो ये भी इसको भी थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है कई बार ना, एग्जाम बनते समय, पेपर बनते डाइल्यूट हो जाता है। तो यही बात इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। कई बार आप प्लानिंग करके जाते हैं, बच्चा कई बार प्लान करके जाता है क्या कि सर मैं थोड़ा सा, मुझे सेक्शन बी ना वीक लग रहा है, थोड़ा सा सेक्शन बी जो है मुझे प्रोड्यूसर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, मेरा ज्यादा फोकस सेक्शन ए पे रहेगा। उसने कर क्या दिया एग्जामिनर ने, उसने कहा भाई 18 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 54 मार्क्स रह गए आपके तो खाली। तो ये 70% तो हुआ नहीं भाई, 70% तो 63 मार्क्स होते ना, 90 का 70% 63 मार्क्स होते। मगर उसने क्या किया, उसने बोला भी 18 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, 18 5 90 हो गए, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन करने, 54 रह गए, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान से पूरा पूरा कोर्स पढ़िएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। आप कहोगे सर आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, ऐसे नहीं बोलता कुछ भी, दिखा देता हूँ। देखो सेक्शन बी का ये 2025 का पेपर खोलो, देखो भाई इसमें क्या कह रहा है। इसमें वही जो मैंने आपसे कहा कि 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं सेक्शन ए से, 2 करने सेक्शन बी से, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कैरी 18 मार्क्स, सब क्वेश्चन 18 मार्क्स के यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल। ये मेरा पेन नहीं चलता इसके ऊपर, चलेगा क्या? ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही खुल गया। पेन नहीं चलता इसमें। सब क्वेश्चन कह रहे 18 मार्क्स के। तो अब देख लो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हैं सेक्शन ए में ना, देयर आर 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट होते हैं, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, और उनके फिर सब पार्ट्स भी होते हैं 3 3 4 4 4, ताकि मतलब इसका एडवांटेज है अपने को स्टूडेंट को इसका एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन एक पार्ट आता है, तो 3 नंबर का आता है, 3 तो मिल गए, ठीक है। वैसे तो पूरा आना चाहिए, लेकिन एडवांटेज है कि जिसको नहीं आता या कुछ गलती हो जाए, तो मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे गलत हो गए, एक पार्ट गलत हो गया, तो पूरे नंबर कटेंगे नहीं, जिस सेक्शन में गलती वहां कुछ कटेगा, बाकी सेक्शन के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से पार्ट्स में नंबर आते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए में देखो 4 क्वेश्चन थे, 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन थे, 4 में से कोई 3 करने थे, तो 18 3 54 का रह गया। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन थे, 5 6 7, ये भी 18 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ 2 करने, 36 का हो गया। लेकिन जो 24 का पेपर आया था, 24 में जो पेपर आया था, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ और कहानी थी। इसमें यह था कि वही सेक्शन ए सेक्शन बी है, सेक्शन ए में आपको 4 में से 3 करने हैं, सेक्शन बी में आपको 3 में से 2 करने हैं, मगर वेटेज का फर्क था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन 1 यहाँ पे 20 मार्क्स का। तो सेक्शन ए के सब क्वेश्चन 20 मार्क्स के थे, तो 3 अगर क्वेश्चन आए आपको करने हैं, तो 60 मार्क्स सेक्शन ए के हो गए। अभी भी 63 नहीं हुआ, क्योंकि उसने 5% तो खुद से ही कहा था, तो 5% कहा तो ठीक है, हमने मान लिया, 60 तो ठीक है, जायज था। लेकिन इस बार तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। जो बच्चे कुछ ऐसा करते हैं ना, कई बार सेक्शन पूरा छोड़ के चले जाते हैं, या उस पर उतना ध्यान नहीं देते, जो लास्ट में एकदम क्या कहते हैं, स्प्रिंट करते हैं एकदम से, पूरा सेमेस्टर तो मस्ती मारते हैं, लास्ट में पढ़ने बैठते हैं, तो उनको फिर चूज करना पड़ता है, पिक एंड चूज। एग्जाम वाले दिनों में बच्चे बहुत मैसेज करते हैं, सर ये छोड़ दूं क्या, ये छोड़ दूं क्या? मैं कहता हूँ भाई मत छोड़ो, वजह आप देख लो आपके सामने है। उसने क्या किया, एक बार तो 60 मार्क्स का सेक्शन ए बनाया, यानी यूनिट 1 यूनिट 2, और एक बार 54 मार्क्स का बनाया, आपके सामने देख लो, ठीक है। तो ये तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें। और जो सेक्शन बी बना था ना, सेक्शन बी जो बना था, उसको भी दिखाता हूँ। तो ये भी 20 मार्क्स का ही निकलेगा, हाँ 20 मार्क्स का, ये भी सब क्वेश्चन 20 के। सेक्शन बी जो बना था, उसमें 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, मगर ये जो आपके 20 मार्क्स के, ये 15 नंबर के, 6 और 8 14 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स का सेक्शन बी था, और 60 मार्क्स का सेक्शन ए था। आपको सर इस बार क्या होगा, गॉड नोज। 2 बार डीयू ने तो कुछ चेंज किया नहीं, डीयू ने तो अपनी रीडिंग लिस्ट में कुछ चेंज नहीं किया भाई, उसने जो लिखा था यहाँ पे वही लिखा है। डीयू ने जो यहाँ लिख के दिया था अभी वही लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ डीयू ने इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये तो यही लिखा हुआ है। इसके बाद कोई और उन्होंने हमको ऐसा मिनट्स ऑफ मीटिंग दिया नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो अभी 70% होना चाहिए वेटेज, यूनिट 1 यूनिट सेक्शन ए का 70% वेटेज होना चाहिए, मगर पिछले एग्जाम में कितना आया था, 54 मार्क्स आया था सर, 60% वेटेज आई थी सर, तो 10% पीछे चली गई थी वेटेज। तो उन्होंने कहा 5% का फर्क है, तो 5 यहाँ से काट लिए, 5 यहाँ से काट लिए, दोनों से 5 5 काट लिए, 10% काट लिए। तो ये आपके सामने है, ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। तो ये है जी कंप्लीट स्टोरी। 23 में इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि 23 का कोर्स अलग था, 23 का कोर्स अलग था, उसमें मैंने बता दिया, उसमें हेल वेरिएंट भी नहीं थी, उसमें तो पूरी सेरेनो फेल्डमैन थी, एक बुक और थी वो लगाई थी उन्होंने, वो एक ही साल की लगाई थी 23 के ईयर के लिए खाली, फिर उसको हटा दिया, कहाँ से लाए क्यों हटा दिया अब पता नहीं कहानी उसकी।
23 से पहले यही चलता था, सेक्शन ए सेक्शन बी यही पैटर्न था, सेक्शन ए में यही 2 यूनिट्स आती थी, सेक्शन बी में प्रोड्यूसर थ्योरी आती थी, मगर तब प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ते थे निकोलसन स्नाइडर से। 24 के बाद से जब सिलेबस चेंज हुआ तो निकोलसन स्नाइडर को बाहर करके सेरानो फेल्डमैन लगा दिया। तो ये है जी कंप्लीट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किन बातों फोकस करना है, सब बातें डिस्कस कर ली हमने यहाँ पे। होपफुली आप समझ गए। कोई क्वेरी फिर भी अगर आपको है, कोई बात आपको पूछना है, डिस्कस करना है, तो स्क्रीन पे ऊपर भी मेरा नंबर चल रहा है और नीचे भी यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपनी किसी भी क्वेरी को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।